तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि यंजू सोचता है बैंक वाले कल आकर इस घर को नीलामी कर देंगे तो मैं उस बच्चे को लेकर वहां पे रखूंगा। उसके बाद वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और वो सोचता है हालांकि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर हूँ। क्या मेरे पास एक भी पैसा नहीं है? उसके बाद यानजो क्वांजी का दिया हुआ नोटबुक खोलता है और उसमें देखता है एक जेट ब्रेसलेट और एक इनविटेशन कार्ड और साथ में $1000 होते हैं और नोटबुक के अनुसार ये एक दिन के खर्चे के लिए भी बहुत ही कम है। उसके बाद वो जेट ब्रेसलेट को देखकर सोचने लगती है ये जेट ब्रेसलेट भविष्य की बहू को देने के लिए है और ये काफी अच्छी क्वालिटी की भी है, लेकिन मैं एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते इन औरतें की चीजों से मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो इनविटेशन कार्ड को पढ़ते हैं जिसमें कि ये लिखा था कोनलुन स्नो क्रूज की कुंवारी यात्रा देखने के श्री फेंग शान और उनके परिवार को क्रूज पर सवार होने के लिए आमंत्रित करते हैं जुई के बादशाह हो चेंग शेन। फिर ये जो सोचता है गैबलिन क्रूज, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बस अपनी छोटी लड़की के लिए कुछ वक्त के पैसे कमाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सुबह के सीन को दिखाई जाती है जहाँ पे कि कोई कहता है देखो अच्छे से काम करना और कोई भी चीजों को नुकसान मत पहुँचाना क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही महंगा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक वाले याजुन जिस घर पर रहता था उस घर के सभी सामानों को ले जा रहा है और याजुन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे इन सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपना सामान लेकर बाहर निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसका मुलाकात एक बुढ़े आदमी से होता है और वो बुढ़ा आदमी यंजो से कहता है हे याकमान, क्या तुम यहाँ के निवासी हो? मैं अभी अभी पास ही आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ आसपास कोई पार्क है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ? और यानजो उस बुढ़े आदमी को देखकर सोचने लगता है इस बूढ़े आदमी के आसपास इतने बुरी एनर्जी क्यों है? उसके बाद यानजो बुढ़े आदमी से कहता है अंकल, आपकी चारों तरफ से एक बुरी एनर्जी निकल रहा है, अच्छा होगा कि आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह से जल्दी से निकल जाइए, नहीं तो आप और आपके परिवार को बहुत ही नुकसान होने वाला है। और ये बात सुनकर वो बुढ़ा आदमी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है हे यंग मैन, क्या तुम इन सब चीजों पर अभी भी विश्वास करते हो? और तभी यानजो कहता है विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है, मेरा मन में ये ख्याल आया इसलिए मैंने आपको बता दिया और अभी ये डिसाइड करने का बात आप पर है। ये कहकर यंजो वहां से जाने लगता है और तभी पीछे से वो बुढ़ा आदमी यंजो से कहता है हे यंग, मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार के नीचे से एक पत्थर उस बुढ़े आदमी के पास तेजी से आता है और जिसे देखकर यंजन बुढ़े आदमी के सामने आकर उस पत्थर को पकड़ लेता है और जिससे कि वो बुढ़ा आदमी चोट लगने से बच जाता है। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है थैंक यू बेटा, अगर तुम न होते तो मुझे एक जोरदार चोट लगा, पर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और मैं तुम्हें एक वार्न करता हूँ कि तुम अपना ध्यान सही रास्ते पर लगाओ और अंधविश्वासी मत बनो। और यानजो कहता है कोई बात नहीं, अब अपना ध्यान रखे। कहकर वो वहां से चला जाता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है ये कितना अच्छा लड़का है, फिर वो ये सब अंधविश्वास में चिपका हुआ है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। उसके बाद अगले सीन में हमें एक शिप को दिखाई जाती है जहाँ पे के यजुन का आने का प्लान था। फिर वो शिप के अंदर जाता है और तभी हमें वहाँ पे एक कार को देखते हैं जहाँ पे कि चश्मा पहना हुआ आदमी को देखते हैं और वो यजुन को देखकर गुस्से में कहता है यजुन अभी तक क्यों नहीं मरा? और तभी उस आदमी के पास और एक आदमी आकर कहता है सर, उन्होंने कहा है कि मिशन पूरा हो गया है और वेक्टोन का टारगेट हमेशा मर जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। और ये बात सुनकर वो चश्मा पहने वाला आदमी यजुन को गाली देता है। उसके बाद हमें यजुन को दिखाई जाती है जो कि अपने रास्ते पर चल रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़का आके उसे रोक कर कहता है तुम ही हो इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे खेलने के लिए चली आई। और यजुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो मन में सोचता है ये आदमी बहुत ही कमीना है। फिर वो उसका मजाक बनाने के लिए कहता है ओह अच्छा, ये तुम हो, इसलिए तो मैं सोच रहा था कि किसके मुंह से बदबू आ रहा है। और इस आदमी का नाम मिस्टर हांग है जो कि एक फेमस अपस्टार्ट है। और ये बात सुनकर मिस्टर हांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें पता भी है एक अपस्टार्ट कौन है? फिर वो कहता है एक हमारा कुत्ता मुझ पर हंसता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा चचेरा भाई इस कंपनी का बॉस बन गया है और अभी तुम्हारे पास गजे के अलावा और कुछ नहीं है। सच में इतना गरीब मैंने कहीं नहीं सुना। नौकरी के बारे में अगर तुम मुझे खुश कर सकती हो तो मैं तुम्हें एक नौकरी दे दूंगा, मैं तुम्हें सड़क के किनारे ऐसे ही भूखा नहीं रहने दूंगा। और तभी यंजो वहां से जाने लगता है और कहता है तुम अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। और यंजो की इस तरह की बातें सुनकर मिस्टर हांग गुस्सा होकर उसे कहता है तुम्हें किस चीज का इतना घमंड है? तुम एक पांख के बिना मुर्गा हो और बस अमीर होने का नाटक करते हो। और वो ये कहते कहते यंजो को लात मारने की कोशिश करते हैं और यंजो ये देखकर
देखकर उसके ऊपर पॉइजन डाल देता है, जिससे कि मिस्टर हवांग दीवार से टकरा जाता है। फिर यंजू कहता है, मिस्टर हवांग, कैरी सीमेंट हर दिन इतना थक जाता है ना? सच में तुम्हारा शरीर बहुत ही कमजोर है। और ये बात सुनकर मिस्टर हवांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यंजू को मारने जाता है और कहता है, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और तभी वहाँ पे वो चश्मा बना आदमी आता है और वो हवांग से कहता है, मिस्टर हवांग, तो तुम किसे सबक सिखाना चाहते हो? चश्मा बना आदमी वहाँ पे आके कहता है, मिस्टर हवांग, तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? और इस चश्मे पहने हुए आदमी को देखकर यंजू सोचने लगता है, तो यही सनविन है और इसे तो देखने में एक जेंटलमैन की तरह दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा कमीना है और अभी मेरे पास आके नाटक कर रहा है कि वो मेरा मदद करेगा। उसके बाद यंजू चश्मा पहना हुआ आदमी को कहता है, भाई देखो, इसने मुझे धमकाया है और हमारे परिवार को भी धमकाया, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये चश्मा पहना हुआ आदमी जो कि यंजू की चचेरे भाई है और इसका नाम जो कि यो सनविन है और हम इसे सनविन करके बुलाएंगे। फिर सनविन अपने मन में सोचने लगता है, ये बंदा तो सच में बहुत ही डरपोक निकला। क्या उसे पता है कि मदद कैसे बुलाया जाए? चाहे कुछ भी हो, मैं दूसरों को उसे धमकाने नहीं दूंगा। उसके बाद वो मिस्टर हवांग से कहता है, तुम हमारे फैमिली को उकसाना चाहते हो? और मिस्टर हवांग थोड़ा सा पैनिक होकर कहता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मिस्टर सनविन, ये जोन को आपके परिवार द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है, वो इन सदस्यों में से एक नहीं है, ठीक है? और तभी ये सुनकर सनविन कहता है, तुम कौन हो हमारे परिवार के बारे में बुरी बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे? और यह तक कि तुम्हारे पिता हवांग बिंग भी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। जल्दी से मेरे चचेरे भाई से माफी मांग। और मिस्टर हवांग धीरे से सॉरी कहकर यंजू से माफी मांगता है और सनविन उसके ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है, जब आप माफी मांगते हैं क्या आपका ऐसा ही एटीट्यूड रहता है? खुद ने ठीक कर उससे माफी मांगो। और ये बात सुनकर मिस्टर हवांग सॉन्गविन को मन ही मन गाली देने लगते हैं। उसके बाद याजुन सॉन्गविन के कंधे पर हाथ रख के कहता है, भाई कोई बात नहीं, मैं उसका माफी स्वीकार करता हूँ और उसे घुटने टेक कर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि यंजू सॉन्गविन के कंधे पर भी उसी पॉइजन को डाल देता है। उसके बाद सॉन्गविन मिस्टर हवांग से कहता है, मेरे भाई ने कहा इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और अगली बार अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, मुझे दोबारा तुम्हें दिखना नहीं है। उसके बाद सॉन्गविन कहता है, चिंता मत करो भाई, अंकल ने मुझे ये कंपनी बस कुछ दिन के लिए दिया है और जब तुम इन फ्यूचर इस कंपनी को संभालने की लायक बन जाओगे, डेफिनेटली मैं इस कंपनी को तुम्हें सौंप दूंगा। और सॉन्गविन की ये बात सुनकर यंजू अपने मन में सोचने लगता है, उस समय आने तक इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके मैं वापस ले लूंगा। उसके बाद वो सॉन्गविन को कहता है, भाई ऐसे मत बोलो, मेरे मॉम डैड ने ये फैमिली कंपनी को तुम्हें सौंप दिया, शायद इसके पीछे कोई रीजन है और मैं उन लोगों के डिसीजन पर बिलीव करता हूँ। सॉन्गविन हंसकर यंजू से कहता है, अगर इन फ्यूचर तुम्हें कोई धमकाता है तो तुम मेरे पास आना, मैं डेफिनेटली तुम्हारा मदद करूँ। और वो अपने मन में सोचता है, बेवकूफ, तुम्हें पता है तुम्हें चुप रहना चाहिए। उसके बाद हमें मिस्टर हवांग को दिखाई जाती है जो कि चलते चलते एक जगह रुक जाता है और उस पॉइजन की वजह से उसकी आंखें लाल हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। और तभी वो एकदम से जाके सॉन्गविन के ऊपर हमला करता है और उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। और ये देखकर सॉन्गविन मिस्टर हवांग से कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और ये बात सुनकर मिस्टर हवांग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सॉन्गविन को दोबारा मारने लगता है। उसके बाद हम येजुन को देखते हैं जो कि साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ आराम से देख रहे होता है। उसके बाद हम सॉन्गविन को देखते हैं जो कि मिस्टर हवांग से कहता है, मिस्टर हवांग क्या तुम पागल हो गए हो? और सॉन्गविन के इतना बोलने के बाद भी मिस्टर हवांग नहीं सुनता है और वो दोबारा सॉन्गविन को मारने लगता है। उसके बाद सॉन्गविन की बॉडी पर भी उस पॉइजन का असर शुरू हो जाता है और उसका आंखें भी लाल हो जाता है और वो मिस्टर हवांग का गला पकड़कर उसे बीच समुद्र में गिरा देता है। और उसे गिराते हुए कुछ आदमी पीछे से उसे देख लेता है और शिप पे मौजूद सभी लोग ये देखकर वहाँ पे जल्दी से आ जाता है। और तभी सॉन्गविन को होश आता है और वो सोचने लगता है, अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गया है और सभी ने मुझे देख लिया है कि मैंने ही उसे पानी में गिराया है और अगर वो मर जाता है तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। और वो चिल्लाकर येजुन से कहता है, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से मुझे यहाँ से निकल के ले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम आकर मिस्टर हवांग को पानी से उठा लेता है और वो बच जाता है। ये देखकर सॉन्गविन चैन की सांस लेता है और वो सोचने लगता है, मैंने ये क्या कर दिया और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके बाद हम येजुन को देखते हैं जो कि कैसीनो के रूम की तरफ जा रहा था और वो जाते जाते ये सोचता है, मॉर्टल्स तो बहुत ही कमजोर हैं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हार्ट पॉइजन था, लेकिन वो लोग इसे भी संभाल नहीं पाए। उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा को देखकर सोचने लगता है, अगर यहाँ सीसीटीवी ना होता तो उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होता। और वो सोचते सोचते कैसीनो के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाए और वहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहा होता है और यंजू सोचने लगता है, चलो मैं स्टेज पे देखता हूँ कौन मुझे हरा सकता है।
उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में शिप का क्रूज ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक आदमी किसी से कहता है, क्या कहा तुमने? ये फिक्शन और उनका वाइफ एक एक्सीडेंट में मर गया है और इस आदमी का नाम गैम्बलर किंग चेंगसन है। फिर चेंगसन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अभी अभी कहा कि वो लोग शिप पर ही हैं। फिर वो बंदा कहता है, किसी ने फिक्शन नाम का इस्तेमाल किया है। बाद में मैंने सुना कि एफिशियन और उनके वाइफ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गया है और जो इनविटेशन कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है वो उनका बेटा याजुन है। फिर मिस्टर चेंगसन कहता है, उनका उनका कैसे डेथ हुआ? फिर वो बंदा कहता है, रिपोर्ट के मुताबिक कार का ब्रेक फेल हो गया और पुलिस ने सोचा है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसके बाद वो सॉन्गविन के बारे में बताने लगता है। एफेक्शन फैमिली की एक्सीडेंट होने से पहले उन्होंने अपने भतीजे के नाम पर उनके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया है, लेकिन उनके इकलौते बेटे ये जो उनके नाम पर कर्जे के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये तो कोइंसिडेंस से कुछ ज्यादा ही है। ये सुनकर मिस्टर चेंगसन कहता है, मुझे लगता है कि सोनवेन का ये कोई चाल है। तुम एक काम करो, जल्दी से याजुन को मेरे पास बुलाओ। और इस बंदे का नाम अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। और वो बंदा कहता है, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि याजुन अभी अभी स्नो क्रूज को छोड़ा है। और चिंगसन कहता है, और क्या? और वो बंदा कहता है, याजुन ने हमारे शिप पर जो कैसीनो है उसे 30 मिलियन जीत लिया है। उसके बाद हम चिंगसन को सीसीटीवी रूम पर देखते हैं और वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए यहाँ पे आया है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा चेक करने वाला बंदा कहता है, मैंने उसका हरकत देखा है जब वो 5 मिलियन जीता है, लेकिन मुझे वो चीटिंग करता हुआ नहीं देखा। और जब उसे 30 मिलियन मिल जाता है वो तुरंत पैसा लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद चिंगसन कहता है, उसका फाइनेंस कितना है अभी? और वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की भी होती है जो कि कहती है 1000। और मिस्टर चिंगसन कहते हैं, क्या ये कोई सुपर पावर है? और तभी वो लड़की कह नहीं है, उसके जाने के बाद मैं वहाँ की एनवायरनमेंट चेक किया था, उस जगह से इलेक्ट्रिक वेव निकल रहा है। फिर मिस्टर चिंगसन कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। उसके बाद वो सीसीटीवी पर येजुन का फोटो देखकर कहता है, वैसे भी तुम्हारे फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है, मैं जल्दी ही इस एहसान को तुम्हें वापस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हाउटिंग अपार्टमेंट को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कि येजुन एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए आया है और उसके साथ एक लेडी एम्प्लॉय भी होती है। और वो लेडी एम्प्लॉय येजुन से कहती है, मेरी फ्लैट 120 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक बालकनी, साथ में एक लिफ्ट भी है। और इस कमरे में जो भी फर्नीचर है वो अभी भी नया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें आपके लिए छोड़ सकता हूँ, और मैं बिना किसी एजेंसी की मदद से इसे अपने दम पर बेच रहा, इसलिए मैं ये सब कुछ कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं दूंगी। उसके बाद कहता है, ये काफी अच्छा है। और तभी उसे उस घर के कोने में एक घोस्ट स्पिरिट दिखाई देता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, इसका मतलब तो यही कारण है कि वो इतने सस्ते में मुझे फ्लैट दे रही है, यहाँ पहले ही किसी की मौत हुई है। उसके बाद वो लेडी एम्प्लॉय कहता है, आपको ये सस्ता लग रहा है, मुझे आपका गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे आपको सच बताना होगा। मैंने इस फ्लैट को अपनी बेटी के लिए ली थी, लेकिन वापस आने से पहले वो गायब हो गई थी और अभी 1 साल हो गया है, अभी भी उसका कोई पता नहीं। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी मेरे साथ है और मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मुझे मानसिक बीमारी हो गई है, इसीलिए मुझे इसे जल्द ही बेचना होगा। और ये सब कुछ सुनकर येजुन कहता है, मुझे ऑनेस्ट लोगों से चीजें खरीदना पसंद है और ये फ्लैट भी मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो बताइए आपको पेमेंट कब लेना? कहता है, मेरे पति इस अपार्टमेंट की एजेंट है और आप चाहे तो आज ही पेमेंट कर सकती है। तो फिर आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आपका डॉक्यूमेंट तैयार करके आती हूँ। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद येजुन उस घोस्ट को बाहर निकलने के लिए कहता है और वो घोस्ट एक क्यूट सी लड़की होती है और वो घोस्ट लड़की कहती है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? और येजुन कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो घोस्ट लड़की कहती है, पर मेरी मॉम डैड मुझे देख नहीं पाते हैं, वो लोग मुझे देख और सुन नहीं पाते हैं, मैं कुछ भी कर। ये सब कुछ सुनकर येजुन कहता है, अच्छा तो तुम उनके ही बेटी हो। फिर वो एक चेयर पे बैठकर कहता है, ठीक है अभी तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये अभी मेरा टर्फ है। और तभी वो घोस्ट लड़की कहती है, क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रही है, क्योंकि मैं एक घोस्ट हूँ। और ये सुनकर येजुन कहता है, तुम क्या घोस्ट हो, मैं तुमसे भी खतरनाक हूँ। और वो घोस्ट लड़की को खुद के बारे में बताने के लिए कहती है। फिर वो घोस्ट लड़की कहती है, मेरा नाम शियाओ यू है और मैं 1 साल पहले अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए गई थी और पिछले साल लगभग इसी समय के आसपास मैं वापस आने की तैयारी कर रही थी। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट की एक वॉशरूम में गई थी और वहाँ पे किसी ने मुझे मार देती है और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। और जब मेरी आंखें खुली मैं इस कमरे में होती हूँ और सब कुछ बदल जाती है। उसके बाद मैं अपनी मम्मी पापा से मिली और वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे और मैं उन लोगों को सब कुछ चिल्लाकर बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहे थे क्योंकि वो लोग मुझे ना सुन ना देख पा रहे थे। उसके बाद येजुन कहता है, तुम यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते है ना?
और घोस्ट लड़की कहती है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? और वो एक दीवार की तरफ इशारा करके कहती है यहाँ से मेरी मूविंग एरिया 4 से 5 मीटर तक ही और ज्यादा नहीं। उसके बाद येजुन उस जगह पे आ जाता है और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करके वहां से एक बॉक्स को बाहर निकालता है और वो बॉक्स देखकर घोस्ट लड़की कहती है ये क्या है? और येजुन कहता है इस बॉक्स में तुम्हारी बॉडी का राख है। और ये बात सुनकर वो घोस्ट लड़की थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद येजुन कहता है किसी ने जानबूझकर इस चीज को यहाँ पे रख दिया है, ये बहुत ही कमजोर है लेकिन फिर भी ये तुम्हें यहाँ पे लॉक कर सकता है। सुनकर वो घोस्ट लड़की कहती है पर किसने ऐसा किया है? मेरे तो कोई दुश्मन भी नहीं, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? येजुन कहता है वो बहुत ही खराब आदमी है, उसने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि वो सिर्फ तुमसे नफरत करता है और उस आदमी को डर है कि अगर तुम उससे बदला लेने के लिए जाओ इसीलिए वो तुम्हें लॉक करके रखा और वो तुम्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है जब तुम वो बनोगे जो कि वो चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें बंद करके रखा है। घोस्ट लड़की कहती है लेकिन मैं तो अभी तक भी मजबूत नहीं हुई, यहाँ तक कि एक छोटी सी रोशनी से भी मुझे चोट पहुंच सकती है। और येजुन कहता है ये उसके प्लान से मैच नहीं खाता, हालांकि उसका प्लान अच्छा था लेकिन वो तुम्हारी काइंडनेस को समझ नहीं पाया। और हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तुम दयालु होने के लिए पैदा हुई हो, भले ही तुम्हें मार दिया गया है, तुम बस खुद को दोष देती हो और नफरत नहीं करती हो और तुम्हारा बदला लेने की कोई इच्छा भी नहीं है। तो उस आदमी को एक गलत आदमी मिल गया है। और ये सुनकर वो घोस्ट लड़की कहती है क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना बेकार हूँ कि भूत बनने की बात भी मैं आसानी से इस्तेमाल किया जा सकती हूँ? हालांकि आप इतने भी बेवकूफ नहीं, और अगर आप सच में इतना शक्तिशाली हो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ और पिताजी मुझे देख पाए और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद येजुन कहता है तुम बहुत ही लंबे समय तक एक इंसान के जीवन में रही हो और तुम अभी पुनर्जन्म भी नहीं ले सकती हो और अभी तुम्हारे पास बस दो ही रास्ता है, मैं इस जादू को तोड़ दूंगा और तुम यहाँ से गायब हो जाओगी या मैं तुम्हें एक अमर भूत बनाने का ट्रेनिंग सिखाऊंगा। और ये सुनकर वो घोस्ट लड़की कहती है नहीं, मैं गायब होना नहीं चाहती हूँ और मैं हमेशा इस तरह भूत बन के भी नहीं रहना चाहिए। येजुन कहता है हालांकि तुम थोड़े से बेवकूफ हो लेकिन किंग हार्ट ये इसके लिए एक तरह से फीट है, लेकिन तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि अमर होना भगवान के नियम के खिलाफ है। करो या मरो, अगर तुम एक बार कदम उठा देती हो तो दोबारा तुम पीछे नहीं हट सकती हो और सबसे खराब स्थिति में केवल डिसअपियर आना रहना ही बेहतर हो सकता है। और तभी घोस्ट लड़की कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है मास्टर, क्या आप मुझे अमर होना सिखाएंगे? और ये सुनकर येसुन कहता है क्या मास्टर, तुमने तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ लेकिन इससे पहले तुम ट्रेनिंग शुरू करो। तुम्हें पहले एक भूत शरीर प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा और मुझे कुछ सामान चाहिए जिससे मैं तुम्हें भूत शरीर प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। फिर वो घोस्ट लड़की कहती है क्या ट्रेनिंग के बाद मेरी मॉम डैड मुझे देख पाएंगे? फिर यांजो कहता है हाँ वो लोग देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि तुम ऐसा ना करो क्योंकि आमतौर पर इंसान और भूतों का मिलना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा तुम उनके साथ घुलते मिलते हो उनके शरीर के लिए उतना ही बुरा हो। इससे अच्छा तुम उन लोगों के सपने में जाना और उन्हें अपने बारे में बताना और अलविदा कहना, इससे उन्हें राहत मिल सकती है और तुम भी अपने चिंताओं को कम कर सकती हो और अपने पर भी ध्यान दे सकती हो। फिर वो घोस्ट लड़की कहती है ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी मॉम डैड हमेशा के लिए मुझे खोजना जारी रखे। तभी हम देखते हैं कि यांजो के फोन पर काउकिंग जी नाम से एक मैसेज आता है। उसके बाद वो मैसेज पढ़कर कहता है मुझे अभी बाहर जाने की जरूरत है और मुझे कुछ सामान भी ढूंढना है और मैं रात को दोबारा यहाँ पे वापस आऊँ। तभी वो घोस्ट लड़की रोते हुए कहती है क्या होगा अगर आपके जाने के बाद वो पूरे लोग दिखाई दे और मुझे दूर ले जाए, मुझे बहुत डर लग रही है। फिर येंजो कहता है चिंता मत करो, ये जादू कम से कम 3 से 5 साल तक चल सकता है और अभी बस 1 साल ही हुआ है तो वो अभी नहीं आएंगे। और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें 4 सीजन होटल को दिखाई जाती है जहाँ पर कि याजुन जाता है और तभी हम देखते हैं कि याजुन किसी के डोर पर नॉक करता है। उसके बाद उस रूम से एक लड़की बाहर आती है और गाइस इस लड़की की नाम अभी भी मेंशन नहीं किया गया है और वो लड़की येजुन को देखकर कहती है येजुन तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो गई। फिर वो दोनों अंदर जाने लगता है और वो लड़की कहती है क्वांगजी और नुआन नुआन अभी भी सो रही है तो तुम अभी यहाँ से हिलना मत। और वो गुस्से से कहती और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम ये मत सोचना कि नुआन नुआन की फादर हो इसीलिए क्वांगजी के करीब जा सकते हो और 4 साल पहले तुमने जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
और तभी यंजू एटीट्यूड में कहता है 4 साल पहले तुम कियांजो की बॉडीगार्ड थी, फिर भी वो किडनैप हो गई। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ना कि मेरा गलती। और असल में मैंने तो उसे बचाया है, उसे जहर दिया गया था। और अगर वो दुश्मनों के साथ में होता तो तुम क्या सोचते हो कि इसका क्या परिणाम होगा? उसके बाद वो लड़की कहती है क्वांजी जब किडनैप हुआ था उस समय पर मुझे बहका गया था ताकि मैं समय पर ना पहुंच सकूं, लेकिन तुमने तो उस सिचुएशन का फायदा ही उठा लिया। और यजुन कहता है तो अभी तुम मुझे ये मत कहो कि ये किसने पहले स्टार्ट किया है। और तभी वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है बकवास बातें बंद करो और अपने आप को देखो, क्वांजी कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। फिर यांजो कहता है मैं वास्तव में तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ, क्योंकि एक बार जब कोई परेशानी आती है तो तुम केवल ये जानते हो कि मन की शांति पाने के लिए सभी जिम्मेदारियों को दूसरे लोगों पर कैसे धकेल दे। और अभी तुम क्यों उसी के लिए उदास और बहुत ही गुस्से में हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ उस समय ही तुमने उसे रक्षा नहीं कर पाई तो फिर बाद में तुम क्या करोगी? और बाद में तुमने क्या किया है? इतनी देर पहले हुई थी वो घटना, क्या तुम्हें पता चल गई थी कि मास्टरमाइंड कौन है? क्या तुम्हें कोई सुराग मिला है? और अभी तुम अपने आप को देखो, तुमने कुछ भी सही नहीं किया। और तभी वो लड़की कहती है तुमने कियांजी के साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो। अगर तुम नुआन नुआन की फादर ना होते तो मैं तुम्हें इतना पीटता कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये बात सुनकर यांजू उस पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि बैंक वालों ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है और तुम्हारे पास अभी एक भी पैसा नहीं है, तो अपने बेटे को लेकर कैसे पालोगे? उप्स, मैं तो भूल ही गई, तुम तो देवता बनने के लिए पहले बहुत सारे ट्रेनिंग ले रही थी। अभी एक काम करो, पैसा कमाने के लिए एक चोर कलाकार बन जाओ।